6 जिलों में जमीनों की खरीद फरोख्त के मामलों की जांच जारी है। शुरुआती जांच में 250 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जबकि छोटी खरीद फरोख्त के मामले ज्यादा होने के चलते इनकी जांच अभी जारी है। लेकिन इस जांच के दौरान धर्म के नाम पर बड़ा खेल सामने आया है। बिल्डर्स ने धार्मिक कार्यों और ट्रस्टों के नाम पर जमीन खरीदी और इन्हें प्लॉटिंग कर बेच डाला। जांच अधिकारी ऐसे मामले देखकर हैरान हैं। तो कुमाऊं के कई जिलों में जांच जारी है। सीएम धामी के आदेश पर यह एक्शन हो रहा है और धार्मिक कार्य के नाम पर जमीन ली जा रही है और बेची जा रही है। शैलेंद्र नेगी हमारे साथ हल्द्वानी से हमारे सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं इस पर ज्यादा जानकारी के साथ। शैलेंद्र, अपने आप में कई सवाल ये खड़े करता है कि आखिरकार धार्मिक कार्यों के लिए जमीन ली जाती है, खरीदी जाती है, बेची जाती है। अब मुख्यमंत्री ने जो आदेश दिए हैं उसके आधार पर क्या क्या एक्शन अब लिया जा रहा है? देखिए, उत्तराखंड में लंबे समय से डेमोग्राफिक चेंज की बात उठ रही है और यही वजह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सब जो पिछले सालों में जमीनों की खरीद फरोख्त हुई है, जब से राज्य बना है तब से लगातार जो जमीनों की खरीद फरोख्त पूरे राज्य में हुई है, विशेषकर जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर जमीनों की खरीद फरोख्त हुई है और मैदानी इलाकों में इंडस्ट्री लगाने के नाम पर जमीनों की खरीद हुई है। तो ऐसे में इन सभी जमीनों की जाँच के आदेश दिए गए थे, क्योंकि हर जमीन को खरीदने का नियम है। अगर 250 वर्ग मीटर आप जमीन खरीदते हैं तो उस पर आप क्या बना सकते हैं। उसके अलावा कुछ जो परमिशंस होती हैं, ड्यू परमिशंस आप गवर्नमेंट की लेंगे, उसमें जो इंडस्ट्री लगाने या फिर एग्रीकल्चर वेलनेस इंडस्ट्री या फिर आप किस तरह के धार्मिक पर्यटन के नाम से अगर कोई चीज ले रहे हैं तो आपको ये सब चीजें अपनी रजिस्ट्री में शो करनी होती हैं और तभी आपके नाम पर ये जमीनें होती हैं। विशेषकर जो दूसरे राज्यों के रहने वाले लोग हैं उनके नाम ये सब कुछ नियम कानून उनके लिए बनाए गए हैं। लेकिन पिछले सालों में कुछ ऐसे बहुत सारे प्रकरण ऐसे सामने आए हैं जिसमें जमीनों के नियमों और कानूनों का उल्लंघन किया गया है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सबके जांच के आदेश दिए थे। लेकिन इसी जांच के दौरान छोटी जमीनों के मामले तो प्रकाश में आ ही रहे हैं। जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं उनके भी मामले सामने आ रहे हैं, जो एग्रीकल्चर प्रॉपर्टीज हैं उनके भी मामले सामने आ रहे हैं। लेकिन अब धार्मिक प्रॉपर्टीज के मामले भी सामने आ रहे हैं जो अभी तक सरकार के संज्ञान में नहीं थे और सरकारी अधिकारियों के संज्ञान में भी नहीं थे। लेकिन जब जमीनों की जमीनी स्तर पर वाकई जांच की जा रही है और जीआई टैगिंग की जा रही है, तो जिस जगह पर ये अधिकारी पहुंच रहे हैं, जांच अधिकारी पहुंच रहे हैं, वहां पर कई ऐसे प्रकरण सामने आए हैं जहां पर धार्मिक कार्यों के लिए जमीन को बकायदा खरीदा गया, ट्रस्ट के नाम पर खरीदा गया, टैक्स में छूट भी ली गई, लेकिन उसके बावजूद जो है वहां पर कोई धार्मिक कार्य नहीं किया गया। उल्टा बिल्डर्स ने इन जमीनों को जो है वो बेच डाला है, उन पे कॉलोनियां काट डाली हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रकरण देखकर अधिकारी भी हैरान है और अब इन सब मामलों की जांच जो है वो सतही तौर पर अभी तक चल रही थी, लेकिन अब बिल्कुल अच्छे स्तर पर इन सब की जांचें चल रही हैं। कुमाऊं कमिश्नर ने कल ही बैठक ली है। सभी जिलों के जो 6 जिलों के अधिकारी हैं वो यहाँ पर बैठक में शामिल हुए थे। उसके अलावा गढ़वाल में भी लगातार इस तरह के मामलों की जांच जारी है। टिहरी और पौड़ी के इलाकों में, विशेष तौर पर जो सीमांत इलाके हैं गढ़वाल के, वहां पर भी जांच जारी है। और जो कुमाऊं के इलाके हैं, पिथौरागढ़, नैनीताल, अल्मोड़ा, इन सब इलाकों में जमीन की बड़ी मात्रा में खरीद फरोख्त हुई है और जमीन के फर्जीवाड़े सामने आ रहे हैं। जैसे जैसे जांच की परतें खुल रही हैं वैसे वैसे जमीनों के फर्जीवाड़े के मामले भी सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में ये धार्मिक जो कार्यों पे के नाम पर जो जमीनें खरीदी गई और उन पे धार्मिक कार्य नहीं हुए, किस तरीके के कार्य हुए हैं, तो अब स्पेसिफिक जांच इस पर भी की जा रही है कि आखिर इन जमीनों का प्रयोग किस तरीके से किया गया है, कौन लोग हैं जो इन जमीनों को खरीद रहे थे और कौन लोग थे जो इन जमीनों को बेच रहे थे। तो ये सारे प्रकरण की जांच अब बहुत गंभीरता से चल रही है। जी शीनम। ठीक है शैलेंद्र, विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं आगे, उत्तरकाशी की बात करते हैं जहां पर सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत हुई है। देवीधार पीपली सड़क पर गाड़ी और बाइक की टक्कर हुई जिसमें बाइक सवार की जान चली गई। हरिद्वार में डबल मर्डर और सुसाइड से हड़कंप मचा हुआ है। यहां पर रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में टिहरी विस्थापित कॉलोनी में रहने वाले एक शख्स ने पत्नी और सास की गोली मारकर हत्या कर दी और उसके बाद खुद भी आत्महत्या कर ली। पुलिस को तीनों के शव लहूलुहान हालत में घर के अंदर मिले हैं। किराएदारों की ओर से पुलिस को इसकी सूचना दी गई। डेड बॉडी के पास से रिवॉल्वर और बेसबॉल का बैट भी मिला है। बताया जा रहा है कि राजीव अरोड़ा नाम के शख्स ने पहले पत्नी और सास पर बैट से हमला किया, उसके बाद रिवॉल्वर से गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।
हत्या और सुसाइड के कारणों की जांच की जा रही है। शुरुआती तौर पर मामला घरेलू झगड़े का बताया जा रहा है। दरवाजा जब नहीं खोला गया तो पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पे आई, दरवाजा खोली तो 3 डेड बॉडीज पड़ी हुई थी, 2 बेड पे और एक जमीन पे। और एक जो मृतका है वो ओल्ड एज की है, 80-85 की एज की संभवतः लग रही है। और एक जो मृतका है वो लगभग 45 साल के हैं। और एक व्यक्ति वो भी लगभग 50 के अराउंड उनकी एज है, जो प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है कि व्यक्ति द्वारा 2 लोगों का मर्डर करने के बाद स्वयं को गोली मारी गई, क्योंकि पिस्टल भी बगल में बरामद हुई है, कुछ खोखे भी बरामद हुए, कुछ लाइव कारतूस भी बरामद। नैनीताल के भीमताल में एक बार फिर से गुलदार के हमले में एक महिला की मौत हो गई है। मामला शहर से सटे सेलौटी पंत गांव का है, जहां पर गांव की महिला लीला देवी को गुलदार ने अपना शिकार बना लिया। बताया जा रहा है कि लीला देवी मवेशियों के लिए चारा लेने जंगल गई हुई थी। इसी दौरान गुलदार ने उन पर हमला कर दिया। हालांकि उनके साथ गई दूसरी महिला ने किसी तरह अपनी जान बचाई है। इस दौरान गुलदार लीला देवी को लेकर जंगल में चला गया। सूचना के बाद मौके पर वन विभाग और ग्रामीण पहुंचे। लीला देवी की खोजबीन की तो जंगल में महिला का शव मिला। ग्रामीणों ने गुलदार को पकड़ने की मांग की है। वहीं स्थानीय विधायक राम सिंह कैड़ा भी मौके पर पहुंचे और वन विभाग से कार्रवाई की मांग की गई है। एक हमारी बहन सिलौटी पंत की रहने वाली लीला देवी जी रोज की तरह जंगल घास काटने गई थी और वहां पर एक जंगली जानवर, बाघ हो या जो भी जानवर है, उसने हमला किया। तो लगातार आनंद फानन में हम लोग यहाँ पर पहुंचे। फॉरेस्ट विभाग के अधिकारियों को हमने बुलाने का काम किया, सभी पुलिस के अधिकारियों को भी बुलाने का काम किया। तो अभी बॉडी मिल चुकी है। बटोगे तो कटोगे का नारा चर्चाओं में है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस बयान का असर भी दिखा। बीजेपी निकाय चुनाव से इस नारे की शुरुआत देवभूमि में भी करना चाहती है, तो कांग्रेस को अभी से डर सताने लगा है। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान ने जहां महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में विपक्ष को साफ कर दिया। बटेंगे तो कटेंगे ने ऐसा सियासी असर किया कि मुस्लिम बाहुल सीटों पर बीजेपी का कमल खिल गया। बटेंगे तो कटेंगे का यही नारा बीजेपी अब देवभूमि में देना चाहती है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अवैध मस्जिद, मजार, मदरसे के खिलाफ अभियान छेड़ा हुआ है। तो इसी माहौल के बीच बीजेपी अब हिंदुओं को ये बात भी समझाना चाहती है, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे सीधे शब्दों में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की जनता को समझाई। बीजेपी इसकी शुरुआत निकाय चुनाव से करना चाहती है, जो बड़े शहरों का चुनाव है, और शहरों में इस नारे से बीजेपी हिंदू वोटर्स को साधना चाहती है। और जो नारा अभी यूपी में दिया गया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, उन्होंने कहा है कि बंटोगे तो कटोगे, और इसका असर यहाँ पर भी उत्तराखंड में भी होगा, और ये नारा हमको उत्तराखंड में भी इसको देना ही पड़ेगा। समाज को जातियों के नाम पर, हिंदू समाज को क्षेत्र के नाम पर जो लगातार बांटने की कोशिश की जाती है, उसके खिलाफ ये हिंदुओं को एकजुट करने का एक विषय है। इसमें चलने और ना चलने वाला कोई विषय ही नहीं है, क्योंकि ये सच्चाई है, ये हिंदुओं के लिए सच्चाई है कि यदि हम एकजुट रहेंगे, जैसे एक परिवार होता है जहां सब एकजुट खड़े रहते हैं, तो उस परिवार का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। और यदि परिवार के 2 भाई अलग अलग खड़े हो जाए तो उनको पक्का बाहर वाले आकर फायदा उठाते हैं। तो बटेंगे तो कटेंगे एक सच्चाई है। उत्तराखंड में मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मुद्दे ने 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का बड़ा नुकसान किया। ऐसे में बटेंगे तो कटेंगे का नारा देकर बीजेपी अभी से 2027 की जमीन तैयार करना चाहती है। पहाड़ी क्षेत्रों में अभी मुस्लिम भले ही बड़ी संख्या में न हो, लेकिन शहरों में मुस्लिम वोट कई विधानसभा सीटों पर बड़ी संख्या में है। पूर्व सीएम हरीश रावत के मुताबिक कांग्रेस को उत्तराखंड में इसकी काफी काट खोजनी होगी, वरना ये 92% हिंदू आबादी वाले उत्तराखंड में घातक और विस्फोटक साबित होगा। यहाँ लगभग 92% जो है हिंदू है
और 92% में भी 80% लोग अपने को जो है सवर्ण मानसिकता से जोड़ते हैं, है? तो उस राज्य के अंदर तो जो है इस नारे का ये नारा बड़ा विस्फोटक और घातक हो सकता है। उसके खिलाफ खड़ा यदि कोई हो सकता है तो हमारी संस्कृति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं और योगी आदित्यनाथ की कही बात का असर महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक दिखा है। ऐसे में उत्तराखंड बीजेपी बटेंगे तो कटेंगे का नारा देवभूमि में लगाने की तैयारी कर रही है और बात जनता की समझ में आई तो इस नारे के दम पर बीजेपी निकाय से लेकर 2027 चुनाव जीतने की पटकथा लिख सकती है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। महाराष्ट्र यूपी केदारनाथ चुनाव में हार के बाद कांग्रेस नेता हरीश रावत का बड़ा बयान सामने आया है। हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस में एक ऐसा ट्रेंड चल पड़ा है जो पार्टी और नेताओं के लिए खतरनाक है। हरीश रावत ने कहा कि नेताओं के आसपास के कन खजूरे बिना बात के विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री कहना शुरू कर देते हैं। वहीं जो नेता आगे बढ़ रहा होता है उसको आगे बढ़ने से रोकते हैं। हरीश रावत ने कहा कि ये ट्रेंड कांग्रेस के नेताओं और पार्टी के लिए पूरी तरह से पूरे ही देश में ठीक नहीं है। कांग्रेस के अंदर एक बड़ा खतरनाक ट्रेंड चल गया है। हर किसी व्यक्ति को जो विधायकी की अर्जी लगा रहा है, कांग्रेस कार्यकर्ता उसको विधायक जी कहता है। जो व्यक्ति किसी को जो है कोई भी पद मिल जा रहा है तो उनको मंत्री जी कह करके संबोधित कर रहे हैं और जो लोग जरा सा उससे ऊपर उठ जा रहे हैं उनको लोग नमस्ते मुख्यमंत्री जी, आप तो बस भविष्य के कल के मुख्यमंत्री आप ही हैं कह रहे। तो ये जो कनखजूरा संस्कृति कांग्रेस के अंदर आ गई है, ये खतरनाक है। देवभूमि उत्तराखंड में मुस्लिमों के लैंड जिहाद, लव जिहाद के बाद अब एक और खतरा दस्तक दे रहा है और वो खतरा है ईसाई धर्मांतरण का, जो चुपके चुपके पूरे उत्तराखंड को अपनी जद में ले रहा है। टिहरी के भंटोली गांव से एक ऐसा ही ताजा मामला सामने आया है। उत्तराखंड में पिछले कुछ समय में मुस्लिम धर्मांतरण का मुद्दा खूब गर्म रहा है। इससे लैंड जिहाद भी चर्चाओं में आया, लेकिन अब एक और चुनौती दस्तक दे रही है। उत्तराखंड में ईसाई मिशनरियों द्वारा बड़े पैमाने पर धर्मांतरण किया जा रहा है। इसका खुलासा हुआ टिहरी के भंटोली गांव से। यहां 7 हिंदू परिवारों का धर्मांतरण कर उन्हें ईसाई बना देने का मामला इन दिनों खासा चर्चाओं में है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मामले की जांच की मांग की। सूत्रों की माने तो ये काम अलग अलग इलाकों में इतने गुपचुप तरीके से हो रहा है कि पौड़ी, नैनीताल, टिहरी, उत्तरकाशी, धारचूला, उधम सिंह नगर में कई हिंदू परिवार ईसाई बन चुके हैं। खास बात यह है कि ईसाई मिशनरियां अब धर्मांतरण तो कर रही हैं, लेकिन लोगों का नाम नहीं बदल रही हैं। 300 के पार तो ये जो नेपाली मूल के निवासी हैं, तो इनको ज्यादा टारगेट किया जा रहा है, इनको धर्मांतरण किया जा रहा है, इनको पैसे का लालच देके। और इसमें काफी गांव भी हैं जिनमें इनका पूरा टारगेट पूरा होता हुआ नजर आ रहा है कि कुछ बहुत सारे गांव ऐसे हैं कि जिनको ये पैसे का लालच दे रहे हैं और धर्मांतरण करवा रहे हैं। वर्ल्ड विजन के नाम से कई संस्थाएं आई और उन्होंने जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में अनुसूचित जाति के जो गरीब तबका था उनको अनुदान देने में पहले ये कार्यक्रम शुरू किया। उसके बाद धीरे धीरे ये अपने मिशनरी का प्रचार शुरू करने लग गए और धीरे धीरे ये क्या करेंगे, जगह जगह ये प्रार्थना भवन बनाने लग गए। यही नहीं, चर्च में प्रार्थना सभा के बजाय ईसाई मिशनरी घर घर में प्रार्थना सभा कर रहे हैं। प्रार्थना सभा के माध्यम से जरूरतमंद और भोले भाले लोगों के बीच अपनी पैठ बना रहे हैं और फिर उनका ब्रेन वॉश कर उनका धर्मांतरण किया जा रहा है। नरेंद्र नगर से विधायक और सरकार में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि राज्य में सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून लागू है और ऐसे मामले आते हैं तो उन पर कार्रवाई होगी। सरकार ने धर्मांतरण कानून को रोकने के लिए कानून बनाया है, निश्चित रूप से उस कानून का सख्ती से पालन किया जाएगा। अगर जबरदस्ती कहीं पर कोई करने का प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कानून के अनुसार की जाएगी। यानी उत्तराखंड में डेमोग्राफिक चेंज के खतरे कम नहीं हुए हैं। एक और लैंड जिहाद, लव जिहाद, मुस्लिम धर्मांतरण के खिलाफ सरकार सख्ती से निपट रही है, तो दूसरी ओर अब ईसाई मिशनरियों के इस नए खुलासे ने सरकार के कान भी खड़े कर दिए हैं। पौड़ी से आलोक के साथ सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट।
हरिद्वार के संस्कृत विश्वविद्यालय में मुस्लिम छात्राओं के हिजाब पहने जाने को लेकर हिंदूवादी संगठन और साधु संतों ने नाराजगी जताई है और यूनिवर्सिटी प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। संतों का कहना है कि उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय देवभूमि की संस्कृति और सनातन की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया है। अगर दूसरे समुदाय के लोग यहाँ पर सनातन के विरुद्ध आचरण करेंगे तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही संतों ने सरकार से यूनिवर्सिटी प्रशासन के अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इन आरोपों का खंडन किया है और कहा है कि यूजीसी की गाइडलाइंस को मानते हुए सभी छात्राओं के लिए एक अलग कॉमन रूम बनाया गया है और जो भी मुस्लिम छात्राएं बुर्का और हिजाब पहनकर आती हैं तो सिर्फ कॉमन रूम तक ही आती हैं। उसके बाद वहां से जब यूनिवर्सिटी जाती हैं तो सामान्य ड्रेस में जाती हैं, वहां पर कपड़े बदले जाते हैं। संतों के आरोप का यूनिवर्सिटी ने साफ खंडन किया है। जिस प्रकार से शिक्षा जिहाद का एक बहुत बड़ा प्रकरण ध्यान में आ रहा है, मुस्लिम छात्रों को वहां एडमिशन देना, उनके द्वारा हिजाब और बुर्का पहनकर वहां पर इस्लामिक गतिविधियों की कार्रवाई करना, हिंदू छात्रों के साथ प्रताड़ित करना, जो जिस प्रकार की घटनाएं आ रही है, इससे बहुत बड़े षड्यंत्र की बू आ रही है। तो वो जो बाहर से बच्चियां आ रही हैं, जो बुर्का पहन करके वो उस कक्ष में जाती हैं और अपना विश्राम करते हुए, उनको परिवर्तित करते हुए फिर कक्षा में विश्वविद्यालय के अनुरूप जो भी वेशभूषा है उसमें वो अपनी कक्षाओं में जाती हैं। और ये जो आरोप लगाया है कुछ संतों ने, ये निराधार है। मैं इसका खंडन करता हूँ। नैनीताल में क्रिसमस और 31 की बुकिंग शुरू हो गई है और कारोबारियों को अच्छे कारोबार की इस बार उम्मीद है। होटल कारोबारियों ने टूरिस्ट के लिए बेहतर इंतजाम तो किए हैं, साथ ही पहाड़ी कल्चर और फूड को सैलानियों को परोसने की तैयारी की है। वहीं माल रोड में होटल एसोसिएशन लाइट एंड साउंड का आयोजन किया जाएगा। वहीं प्रशासन भी क्रिसमस और 31 की तैयारियों में जुट गया है, लेकिन ट्रैफिक और शहर में एंट्री को लेकर प्रशासन को पुख्ता मैनेजमेंट करना होगा, नहीं तो लोगों को दिक्कतें हो सकती हैं। और कई बार ये देखा गया है कि ऐसे मौके पर सरोवर नगरी में भारी भीड़ उमड़ती है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम हो जाता है और कई पर्यटकों को मायूस होकर वापस लौटना पड़ता है। नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। वीरेंद्र, 31 की और 1 की न्यू ईयर के लिए बुकिंग अब शुरू हो गई है। कारोबारियों को उम्मीद है कि इस बार नैनीताल में अच्छा कारोबार होगा। किस तरह के इंतजाम आने वाले कुछ वक्त में नजर आने वाले हैं, क्योंकि इस वक्त जो सुविधाएं होती हैं जो पर्यटकों को दी जाती हैं उसमें भी इजाफा करना पड़ता है, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में आ जाते हैं कई बार लोग और स्थिति पूरी तरह बिगड़ जाती है। उसके लिए क्या इंतजाम है, जरा विस्तार से बताइएगा। देखिए सिंदम, जिस तरह से अब आने वाले दिनों में बड़े इवेंट हैं, चाहे वो क्रिसमस हो, 31 हो, तो उसके लिए तैयारियां तो होटल कारोबारियों की जरूर है और बुकिंग भी इसके लिए शुरू कर दी गई है। और वहीं चिंता इस बात को लेकर है कि आने वाले दिनों में अगर नैनीताल की तरफ जो टूरिस्ट का फ्लो बढ़ता है या भीड़ बढ़ती है तो उससे चिंताएं शहर को लेकर भी बनेंगी, क्योंकि पार्किंग का इशू बहुत बड़ा होता है। और इसके अलावा जो प्रशासन है वो भी पार्किंग और तमाम व्यवस्थाओं को लेके जुटा हुआ है। अगर भीड़ बढ़ती है तो प्रशासन का ये दावा है कि पहले रूसी बाईपास या नारायण नगर में गाड़ियों को रोका जाएगा और उसके बाद भी अगर पर्यटकों का फ्लो बढ़ता है तो हल्द्वानी और कालाडूंगी से इनको डाइवर्ट कर दिया जाएगा। यही डर कारोबारियों को लेके अभी से सता रहा है कि पिछले सालों में जिस तरह से देखा गया है कि 31 और क्रिसमस के दौरान टूरिस्ट काफी कम यहां नैनीताल पहुंच पाया था और आरोप ये लगाए गए थे कि जो पर्यटक है उसको प्रशासन ने तमाम अलग इलाकों के लिए डाइवर्ट कर दिया, चाहे वो रामनगर की तरफ हो, मुक्तेश्वर की तरफ हो या भीमताल की तरफ हो। तो ये कहा जा सकता है कि अगर टूरिस्ट को यहां लाना है या फिर तमाम चीजों की व्यवस्था करनी है तो उसको लेके पार्किंग की जो कमियां हैं उसको दूर करना होगा। और इसके अलावा कहां गाड़ियां पार्क होंगी, किस तरह से जाम से निजात मिलेगा, कैसे जो स्थानीय लोग हैं उनको दिक्कतों का सामना ना करना पड़ेगा, इन सारी चीजों को लेके फोकस प्रशासन भी कर रहा है। हालांकि आने वाले दिनों में इसको लेके प्रशासन और होटल कारोबारियों के बीच
बैठक भी होनी है। तो होटल एसोसिएशन का ये साफ तौर पर मानना है, अगर पिछले सालों की तरह व्यवस्था प्रशासन की रही तो आने वाले दिनों में चाहे वो क्रिसमस हो, 31 हो, उस पर नुकसान भी उनको झेलना पड़ सकता है। हालांकि इन सारे इवेंट को लेके जो होटल कारोबारी हैं या रेस्टोरेंट कारोबारी हैं, उन्होंने खास इंतजामात किए हैं। पहाड़ का जो फूड है या तमाम जो कल्चर है उसको विश्व स्तर पर रखने की तैयारी है, और ये कहा जा रहा है कि इस बार जो लोकल जो फूड है वो टूरिस्ट को परोसा जाएगा। इसके अलावा जो साउथ इंडियन या फिर इंडियन फूड है उसको भी रखा जाएगा। तो आने वाले दिनों में अब 20 तारीख के बाद ये फ्लो टूरिस्ट का बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं चिंताएं कारोबारियों में भी है और वही व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन पर भी है। सीनम, बहुत शुक्रिया, आपने विस्तार से जानकारी दी। वीरेंद्र बिष्ट हमारे साथ नैनीताल से जुड़े हुए थे। बढ़ते हैं आगे। कोटद्वार दिल्ली हाईवे अगले 7 दिनों तक बाधित रहने वाला है। कोटद्वार से नजीबाबाद के बीच जाफराबाद के पास सुखरा नदी के पुल पर बेयरिंग रिप्लेसमेंट का काम चल रहा है, जिसके चलते एक हफ्ते तक रोजाना दिन के वक्त 12 से 4 बजे तक हाईवे का रूट डाइवर्टेड रहेगा। कोटद्वार से नजीबाबाद आने जाने के लिए बढ़िया वाले रूट का इस्तेमाल किया जाएगा। कौड़िया चेकपोस्ट पर पुलिस की तैनाती की गई है, जहां से रूट डाइवर्ट किया गया है। कोटद्वार दिल्ली जाने वाले यात्रियों को अगले 7 दिनों तक कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जो हाईवे है वो जाफराबाद से, कोटद्वार से जाफराबाद के बीच में जो पुल पड़ता है उस पर रिपेयरिंग का काम किया जा रहा है, बेयरिंग का काम किया जा रहा है, जिसकी वजह से डाइवर्जन पूरे रूट को किया गया है, डाइवर्ट कर दिया गया है। बढ़िया के रास्ते नजीबाबाद, अब कोटद्वार से जो जाना चाहते हैं नजीबाबाद, वो बढ़िया के रास्ते जाएंगे। इसके लिए कौड़िया चेक पोस्ट पर बैरिकेटिंग लगा दिए गए हैं पुलिस की ओर से। पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है और डाइवर्ट जो रूट है वो यहीं से कर दिया गया है, यानी कि कोटद्वार से अगर किसी को नजीबाबाद जाना होगा तो उसको अब बढ़िया के रास्ते जाना होगा। और बताया, जो जानकारी मिल रही है कि 12 से 4 बजे रोजाना अगले 7 दिनों तक इसी तरह से जो रूट है वो डाइवर्ट रहेगा, उसके बाद फिर खोल दिया जाएगा। विकासनगर में इन दिनों रबी की फसलों की बुआई जोरों पर है। किसानों का कहना है कि रबी की फसलों की बुआई के लिए इस समय का मौसम काफी अच्छा है, क्योंकि सुबह और रात का मौसम ठंडा है जबकि दिन में गर्म है। ऐसा मौसम बुआई के लिए अच्छा होता है और इस मौसम में किसानों को सिंचाई की बेहद कम जरूरत होती है।